आज मैंने कहा कि भले ही नेतन्याहू कहां है कहां नहीं है, आई डोंट माइंड, लेकिन ये सही है कि अब दौरे याहू खत्म हो रहा है। ये जंग नेतन्याहू घसीट रहा है। ब्रिटेन से भी आवाज आ रही है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से आ रही है। फ्रांस के लीडर कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू उस युद्ध को घसीट रहा है। भाई, अमेरिका अपने आप को इस जंग से निकालना चाह रहा है, लेकिन इजराइल इसको घसीटे हुए है। इजराइल नहीं निकलने दे रहा है जंग से। और अमेरिका में दोनों पार्टियों में, डेमोक्रेटिक्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, दोनों तरफ से एक हंगामा ये हो रहा है कि हम इजराइल की लड़ाई क्यों लड़ें, हम क्यों लड़ेंगे इजराइल की लड़ाई? क्या हमारे पास हमारी प्रॉब्लम कुछ कम है? हम लोगों ने इतनी दूसरे देशों में जाके जंगें लड़ी, इतनी जानें गंवाई, इतना पैसा हमारा फूका गया, तो हमको उसका रिजल्ट क्या मिला? आज एक डेमोक्रेटिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने खाली इतना ही पूछ लिया था डोनाल्ड ट्रंप से कि हमको आप बताइए, हमको अफगानिस्तान का क्या रिजल्ट मिला? अफगानिस्तान में हमने इतना पैसा खर्चा किया, बिलियंस खर्चा किए हमने, मिलियंस, हमको हासिल क्या हुआ वहां से? बोरिया बिस्सा समेट के हम आ गए। वही पैसा हम अपने डेवलपमेंट में लगा सकते थे। जो कैजुअलिटीज हुई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने को तैयार है? क्या अफगानिस्तान की सरकार आगे हम पे हमला करने वाली थी जो हम वहां कूद गए? वही हाल इजराइल में भी हो रहा है। इजराइल के लोग नेतन्याहू से परेशान हैं। जबकि ऐसा होता था कि वो ईरान के खिलाफ कभी भी युद्ध होता था तो वो धर्म के नाम पर नेतन्याहू सबको एक कर देता था। लेकिन जो इनको धर्म के नाम पर एक करने वाली ब्रांच है, जो जिनको कहते हैं कट्टरपंथी, इनके जो पहले छूट दी गई थी जिनको कि उनको हम एक्स्ट्रा मिलिट्री फोर्स में नहीं दाखिल करेंगे, लेकिन जब हमास से बहुत दिन तक वॉर चली तो उनको भी घसीटा जाने लगा कि आपको भी आकर अपनी सेवाएं देनी है। इस पे भी वो लोग नाराज हैं, वो अब विरोध कर रहे हैं। अब उनके सामने ईरान वाला पत्ता नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं हम लोग कब तक परेशान रहेंगे, कब तक देश छोड़ के भागेंगे, कब तक बंकर में रहेंगे हम लोग? तो नेतन्याहू की भी घड़ी बहुत आसान नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की भी घड़ी आसान नहीं है, और जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के जो भी एक्सपर्ट हैं, उनका यह कहना है कि अगर ईरान 15 दिन भी ये युद्ध घसीट ले गया, 15 दिन खाली खड़ा रहा युद्ध में, तो आर्थिक नुकसान अमेरिका और इजराइल का बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसको अमेरिका को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल रहेगा। उनका ये नहीं कहना है कि दमदारी से लड़े ईरान, वो कह रहे हैं कि 15 दिन सिर्फ ईरान खड़ा रह जाए, स्टैंड कर जाए, टिका रह जाए मैदान में, वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा इजराइल का और अमेरिका का। ईरान के पास खोने को बहुत कुछ नहीं है, ना उसकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है कि कमजोर होने का डर है, और वहां के लोग भूखे रहने के आदी भी हैं। वो एक दिन भूखे रह भी लेंगे, कोई उसे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आदत इजराइल और अमेरिकन में नहीं है। वो सबसे पहली चीज अपनी लाइफ स्टाइल को देखते हैं। वो अपने लाइफ स्टाइल से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। यही वजह है कि पूरी दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट हैं वो यही मान रहे हैं कि अगर 15 दिन भी टिक गया ईरान तो ये बहुत खस्ता हाल हो जाएंगे। स्पेन ने फिर दोबारा क्लियर किया इनकी धमकी के ऊपर, इन्होंने कहा कि हम जब चाहेंगे तुम्हारे बेस को इस्तेमाल कर लेंगे। तो स्पेन ने कहा कोशिश करके देख लो, कोशिश करके देख लो। उनसे कहा कि हमारे बिजनेस जो इंटरेस्ट है खत्म हो जाएंगे, पहले कहा।
तो स्पेन ने कहा हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है, जो कैंसिल करना हो अभी कैंसिल कर दो। फिर कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम जब चाहेंगे यूज कर लेंगे। तो स्पेन ने कहा कोशिश करके देख लो। फिर स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा बहुत ज्यादा वहां पर जेनोसाइड हुआ, पूरा मुल्क बर्बाद हो गया। अब मास जैविक हथियार, सॉरी, हाँ, जैविक हथियारों के नाम पर हमको ले जाया गया, वहां पर हम लोग को मिसगाइड किया गया, वहां सिवाय तबाही के और कुछ नहीं हुआ और कुछ हासिल नहीं हुआ हमको वहां से। इसीलिए अब हम दूसरा इराक नहीं बनने देंगे और हम नहीं जाएंगे। एकदम साफ उन्होंने अपने ट्वीट में दिन को 1 बजे इंडियन टाइम पे कर दिया। तो मुमताज भाई, ऐसा नहीं है कि रस्सा कशी नहीं है। ये डोनाल्ड आपके मैक्रोन और मैक्रो और आपके ब्रिटेन वाले, ये फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इनका स्टैंड भी क्लियर नहीं हो पा रहा है साफ साफ। लेकिन मैक्रो ने कहा आज इनको, नेतन्याहू को, कि लेबनान की भी अपनी एक संप्रभुता है, आप इस तरह नहीं कर सकते हो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे देशों की संप्रभुता का ख्याल रखें। तो आज की डेट में विलन के रूप में पूरी दुनिया में नेतन्याहू देखा जा रहा है। सब कह रहे हैं ये जंग नेतन्याहू घसीट रहा है। ब्रिटेन से भी आवाज आ रही है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट से आ रही है, फ्रांस के लीडर कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू उस युद्ध को घसीट रहा है। उसके अलावा अमेरिका में खुद इनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक भी कह रहे हैं कि नहीं, घसीट रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये अमेरिका को नहीं जाना चाहिए इनकी लड़ाई में। और ये अननेसेसरी, ये भी कहा गया, ये अननेसेसरी जंग थोपी गई है नेतन्याहू के जिद में। तो मुमताज भाई, जो सरगर्मियां चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका मोरली डिमोलाइज हो रहा है। और जब आपका टॉप ऑर्डरशिप डिमोरलाइज होगा तो जाहिर सी बात है कि आप जंग उतने खुल के नहीं लड़ पाओगे। कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे एक बात आएगी कि हमको जवाब देना है। इराक का युद्ध हुआ, अफगानिस्तान का युद्ध हुआ, अमेरिका के अंदर इतनी बगावत नहीं हुई, चाहे रिपब्लिकन की पार्टी रही हो चाहे डेमोक्रेटिक रही हो। और इनसे बाकायदा वहां की मीडिया सवाल कर रही है। वहां के लोग बोलते हैं कि आप तो आए थे ये कहे करके कि आप वॉर रुकवाएंगे, यहां तो आप वॉर शुरू करवा दिए आपने। आप तो नोबेल पीस मांग रहे थे, किस बात का मांग रहे थे? आप ईरान की गलतियां बताइए, ईरान की गलतियां क्या थी? एआईए ने कह दिया, एआईए ने कहा, जब उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियर बना रहा था, तो एक प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि एआईए ने इसको डिनाई किया है कि उनका इन्वेस्ट संवर्धन जो था वो 90 लेवल तक गया ही नहीं, 80 तक गया ही नहीं, वो 60 पे उनका रुका हुआ था। ओमान के कहा, एक फिर पैसे वाले ने पूछा, कहा वो झूठ बोलता है। एआईए के डायरेक्टर बोलते झूठ बोलता है, नेतन्याहू ने कहा, तो सॉरी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। फिर कहा, एक जर्नलिस्ट था वो बोलता है ओमान के विदेश मंत्री ने तो ये कहा था कि ईरान वहां तक आने को तैयार था, बेवजह अटैक हो गया, तो बोलते वो डर गया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप अब अपने आप को, अपने कर्मों को जस्टिफाई कर रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। एआईए का डायरेक्टर झूठ बोल रहा है, ओमान का विदेश मंत्री झूठ बोल रहा है। तो आज की डेट में आप अभी उतना कमजोर नहीं हुए हो। जब आप और ज्यादा कमजोर हो जाओगे, अब 1.9 बिलियन
लगभग $2 मिलियन अभी तक अमेरिका के उड़ चुके हैं। इनके जो इतने महंगे महंगे राडार जिनकी कीमत हजारों करोड़ में थी, वो एक ड्रोन से स्वाहा हो जाती है। तो जो आज अमेरिकन आर्मी के पास सबसे बड़ा डर है वो ईरानी ड्रोन का है। हमारे करोड़ों की चीज को ये 2-4 लाख के ड्रोन से जाके हिट कर देते हैं। जी मुमताज भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा तजिया राशिद साहब आपने किया और पूरा कवर कर लिया। वैसा तो एक और बड़े खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं इस्तकबाल कर रहा हूं अब्दुल वाहिद साहब का, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इसके साथ साथ कॉलम निगार हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बहुत साफ सुथरा और बलीग तजिया पेश करते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं अब्दुल वाहिद साहब का। और एक बड़ी खबर यहां पे आ रही, इजराइल में भारी बगावत, ईरान के बदले इजराइल में सत्ता का और हो सकता है परिवर्तन, वहां पे इक्तदार में कुर्सी जा सकती है। और यही आज मैंने कहा कि भले ही नेतन्याहू कहां है कहां नहीं है, आई डोंट माइंड, लेकिन ये सही है कि अब दौरे याहू खत्म हो रहा है, याहू का दौर खत्म हो रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ है। यहाँ पे हमारे साथ प्रोफेसर मसरूर सोगरा साहिबा जुड़ गई। मैं उनसे पहले उनके क्या जज्बात है एक बार सुन लेता हूं, क्योंकि उनका नेटवर्क आज आ रहा है जा रहा है, और उसके बाद हम लोग फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे नूर साहब ने लिखा है यहाँ पे कि ईरान के एक $20,000 के मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका के $4 लाख के मिसाइल से रोकना पड़ रहा है और बहुत बड़ा खसारा, बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है। तो कई हवालों से यहाँ पे रेशमा साहिबा ने लिखा है, मुमताज भाई राशिद रिजवी साहब से एक सवाल है कि यूएसए का यहाँ पे नवेदा में क्या है अर्थक्वेक, और यहाँ पे मिनीटान 3 मिसाइल क्या है, सही सही से लिखा कीजिए। मिसाइल टेस्ट किया है क्या, न्यूक्लियर जंग चाहते हैं क्या, न्यूक्लियर डाक चाहते क्या, अलग अलग हवालों से मैं ठीक है हाँ, लेकिन बहरहाल सही से, थोड़ा से जल्दबाजी में मत लिखा कीजिए आप लोग, सही से। हम सवाल को समझ गए हैं, समझ गए, लेकिन लिखा भी जाना चाहिए सही, क्योंकि हम उसको स्क्रीन पे देते हैं तो वो चीज कम से कम आप थोड़ा से सही तो लिख दें। लेकिन चलिए, मैं सबसे पहले प्रोफेसर मसरूर सोगरा साहिबा जी, ये इनका नेटवर्क चला गया है। मैं इन्हें मना कर रहा हूं कि आपका नेटवर्क सही नहीं है, आप मत ज्वाइन कीजिए, या तो नेटवर्क दुरुस्त कर लीजिए। तो बहरहाल चलिए, जब उनका नेटवर्क दुरुस्त होगा तो मैं फिर उन्हें बुला लूंगा। बहरहाल जी, अब्दुल वाहिद साहब, क्या अपडेट है, किस तरह से देखते हैं खबर, आपके पास क्या है इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट, और उसके बाद बातचीत करेंगे। अब्दुल वाहिद साहब, आपने बताया कि नेतन्याहू की जो है कुर्सी जाने वाली है। नेतन्याहू से पहले लग रहा है मुझे कि यूएस में भी बगावत होने वाली है, और जो है फेयरवेल जो है पार्टी पॉसिबल है डोनाल्ड ट्रंप की भी जी। तो डोनाल्ड ट्रंप की भी जो है विदाई पार्टी के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए जी। एक जो है दूसरा ये है, बड़ी अपडेट अब्दुल वाहिद साहब ने यहाँ पे दे दी है कि नेतन्याहू ही नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जिसपे पूरा तजिया किया है राशिद रिजवी साहब ने, और उसका नतीजा जो अखज किया है यहाँ पे अब्दुल वाहिद साहब ने, वो यही कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जा सकती है, उनका तख्ता पलट हो सकता है। यानी आप ये देखिए कि वो ईरान में तख्ता पलट चाहते थे और खुद का तख्ता पलट
होने के कगार पे पहुंच गए। लेकिन और क्या अपडेट है अब्दुल वाहिद साहब? तुर्की पे जो अटैक की बात आ रही, ईरान ने तुर्की पे अटैक किया है, वो क्या है? और मिडिल ईस्ट को अभी कैसे देख रहे हैं आप अब्दुल वाहिद साहब? तुर्किया पर जो अटैक हुआ है उसके बाद तुर्की के जो हाकान फिदान हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उनकी बात हुई है और उन्होंने बोला है कि मैं 24/7 ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ राबते में हूं और जब भी कुछ इस तरह की एक्टिविटी होती है तो हम लोग एक दूसरे से कंफर्म करते हैं कि क्या ये ईरान ने किया है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जिस पर जो है, और ये बहुत ही ग्रेव कंसर्न है, ईरानियन अथॉरिटीज को इस पर सोचना चाहिए। और जो बात मेरी थी आपसे अभी कुछ देर पहले इसी प्रोग्राम में दोपहर में गालिबन, कि महमूद अहमदी नजाद साहब को एक्टिव होना पड़ेगा और इंटेलिजेंस की जो है वो सारी चीजें दोबारा ओवरहॉल करनी पड़ेंगी। जो मिसाइल लॉन्च हो रहा था ईरान का, वहां से मूसाद के 4-5 एजेंट पकड़े गए हैं। अब आप बताइए कि क्या उनकी दस्तरस इतनी है कि वो ईरान से दूसरे देशों पर मिसाइल भी लॉन्च कर रहे हैं? वो तो खुदा का फजल रहा कि वो लॉन्च होने से पहले पकड़ लिए गए। दूसरा ये है कि जो टर्किश फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला, उसका जो है पूरा ये है कि जब उसकी जो है जांच पड़ताल हुई कि ये जो तुर्की में मिसाइल गिरा है तो क्या ये ईरानियन मेड है, तो उस पे आया कि नहीं, छानबीन में ये पाया गया कि ये जो मिसाइल के टुकड़े हैं ये मेड इन यूएस हैं, अमेरिकन हैं। इसका मतलब कि यूएस जो है, इस मतलब मेड इन यूएस मिसाइल ईरान इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर ये किसने दागा है? तो जैसा कि बात 2-3 दिन से चल रही है कि मूसाद के एजेंट सिर्फ सऊदी अरब और कतर में ही नहीं है, ये तुर्किया में भी हैं। तो ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने वहां से जो है इस तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया हो। एक साजिश चल रही है पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर कि ईरान और अमेरिका और इसराइल के इस तनाजे को शिया सुन्नी एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील किया जाए। लेकिन इस वक्त जो है दाद देनी होगी कि शायद अरब के मौजूदा रूलर्स को ये बात रियलाइज हो गई है, इसलिए वो कुछ सख्त बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ईरान के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया है। तो शायद, और उनको मालूम है कि फॉल ऑफ ईरान का मतलब क्या होगा और राइज ऑफ इसराइल का मतलब क्या होगा। फॉल ऑफ ईरान का मतलब है राइज ऑफ इसराइल, और राइज ऑफ इसराइल का मतलब ये है कि फिर इसराइल मगरिबी किनारे और गजा तक नहीं रुकेगा, उसकी लाइन मदीना तक है और रास्ते में जितने कंट्रीज आएंगे वो सबको लेगा। तो क्या जो है, अगर ये इस्लाम पसंद है नहीं है रूलर दूसरी बात है, सत्ता भी अगर इनको प्यारी है तो सत्ता तो इसराइल छीन लेगा, तो क्या ये उसके मुकल्लफ हैं ये? तो इस तरह से राइज ऑफ इसराइल से बेहतर ये है कि फिलहाल राइज ऑफ ईरान को बर्दाश्त किया जाए। और ये पूरा जो है, मेरा ये है मानना, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स, एनालिस्ट इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि अंदर खाने एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर, गल्फ रूलर्स के अंदर डेवलप हुई है कि हमें ईरान से इस मौके पर कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए। जी।